कोई भी उसे झूठा नहीं कह पाएगा। मिंग कहता है ठीक है, आपको टेस्ट नहीं करना तो मत कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जिसने इस ड्रैगन नाइफ खरीदा है वो तो इसका टेस्ट करेगा ही। बस फर्क कितना सा होगा, वो टेस्ट नहीं होगा। उस टेस्ट को करने पर इस ड्रैगन नाइफ को यूज करने वाले की जान चली जाएगी, वो मर जाएगा। उसके बाद में सबके सामने प्रूफ हो ही जाएगा कि ये मोस्टर ड्रैगन आई है, ना कि जो आपने कहा था एनएक्सटी ड्रैगन आई। जून कहता है अब ज्यादा नाटक मत करो, तुम अंकल नी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। फिर जून नी से कहता है अंकल नी अब मुझ पर भरोसा रखिए, इसके अंदर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है, आप बस बिंदास का यूज कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, केवल आपका लेवल अप होगा। आप मेरा भरोसा रखिए। क्या आपको मुझे भरोसा नहीं है? आपको तो इस लड़के की बात भी नहीं सुननी चाहिए। ये लड़का है ही क्या, केवल एक हाई स्कूल का स्टूडेंट, इसकी नॉलेज मेरी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर नीना का बंदा सोचने लगता है इस जून के लिए ये कहना तो आसान है, क्योंकि इसकी जान खतरे में नहीं है, खतरे में मेरी जान है, क्योंकि इस ड्रैगन का यूज मैं करने वाला हूँ, इसको मैंने खरीदा है। मेरा तो मन कर रहा है इस ड्रैगन का यूज इस जून के ऊपर ही कर दूं। अगर ये जिंदा रहा तो बाकी की ड्रैगन का यूज मैं कर लूंगा, अगर मर गया तो प्रूफ हो जाएगा जून गलत है और ये लड़का सही है। ये सोचने के बाद वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एल्डर नी क्या हो जाती है, नी तुमने इस ड्रैगन आई को 6 मिलियन में खरीदा है, मैं तुम्हें 8 मिलियन देता हूँ, इस ड्रैगन आई को मुझे बेच दो। इस ड्रैगन आई खरीदने के बाद में हम यहीं के यहीं इसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर पॉइजन है या नहीं। अगर इस टेस्ट के कारण इस ड्रैगन आई की पावर कम भी हो जाती है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको नहीं कहता है एल्डर निंग आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और आप इस लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। यहाँ बात बिल्कुल भी मेरे पैसों की नहीं है, यहाँ बात मेरी जान की है, इसलिए मैं खुद ही इस ड्रैगन आई के ऊपर टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और वो टेस्ट हम यहीं करेंगे। टेस्टिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उन सभी को यहीं पे मंगवा लीजिए। ये सुनकर जुन को बहुत गुस्सा आता है। जुन कहता है आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं है, मैंने कह दिया ना ये इक्वलिटी ड्रैगन आई है, लेकिन चलो ठीक है, अब आप सभी ने दिखा दिया है कि आपको मुझे भरोसा नहीं है, तो फिर ठीक है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, हम केवल अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद टेस्टिंग का सामान वहाँ पे आता है। एल्डर निंग खुद उस ड्रैगन को टेस्ट करता है, वो उसका छोटा सा चीरा लगाता है, जैसे उस ड्रैगन के अंदर एक छोटा छेद होता है वहाँ पे चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। इसे सुनकर जुन कहता है देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या इस तरह की खुशबू किसी पॉइजन के अंदर से आ सकती है। इसके बाद में एल्डर निंग उस आई के अंदर से एक छोटा सैंपल बाहर निकालता है और उसके ऊपर एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट के रिजल्ट से पता पड़ता है उस ड्रैगन आई के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है। एल्डर निंग कहते हैं ये हाई स्कूल का स्टूडेंट मिंग बिल्कुल सही कह रहा है, इस ड्रैगन आई के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है, अगर कोई भी इस ड्रैगन आई को यूज करेगा तो तुरंत मर जाएगा। और जुन ने जो कहा था ये एक्सोटिक ड्रैगन आई है, ये पूरी तरह से बकवास है, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को जुन से ज्यादा नॉलेज है। ये सुनने के बाद में शीनिंग और आसपास बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं और वहीं वो नीना का बंदा जिसने उस ड्रैगन आई को खरीदा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, वो जुन को बहुत ज्यादा गुस्से से घूरने लगता है, जिससे जुन बहुत डर जाता है और मिंग को कुछ कंट्रोवर्सी पॉइंट मिलते हैं क्योंकि मिंग ने नी नाम के बंदे की जान बचाई और साथ ही यहाँ में मौजूद सभी लोगों को एक नए आइटम के बारे में बताया। तभी जुन वहां जाने लगता है, मिंग जुन को रोकता है और उसे कहता है जुन रुको, अभी तुमने मुझे एक अच्छा खासा लेक्चर दिया, मेरे यहाँ पर इतनी इंसल्ट की, अब थोड़ा सा लेक्चर मुझसे भी सुन के जाओ। तुमने एक बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, इसका मतलब ये नहीं तुम एक अच्छे हार्वेस्टर हो। एक अच्छे हार्वेस्टर को पता होता है कि कब उसे अपनी हार मान लेनी है, जैसे कि मैंने किया था, मेरे को केवल उस ड्रैगन आई के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसी के बल पर मैंने हार मान ली, मैंने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें भी इसकी कुछ खास नॉलेज नहीं थी, इसके बावजूद भी तुमने गुरा फिरा कर इस आइटम को कुछ भी नाम दे दिया और सभी लोगों ने तुम पर भरोसा रखकर तुम्हारी इस बात को मान भी लिया। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से एक इंसानी जान जा सकती थी। और अब से एक बात याद रखना, हार्वेस्टिंग काम की नॉलेज में मैं तुमसे आगे हूँ। ये सुनकर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जुन कहता है मिंग आज जो तुमने मुझे जो कुछ भी कहा है और तुमने जितनी भी इंसल्ट कराई है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गिरना पड़े, मैं तुमसे बदला तो लूंगा ही। मिंग कहता है तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी इंसल्ट करना नहीं चाहता, तुम अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा वो तुम्हें गलत ही लगेगा। मैंने जो कुछ भी कहा उसे अच्छी तरह से याद रखना और अपने घर पहुंचने के बाद में शांति से बैठ के सोचना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, तभी शायद तुम्हें समझ में आया कि मैंने जो तुमसे कहा है वो कुछ भी गलत नहीं है, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। और तुम मिंग आगे कह रहा होता है कि तभी वहां पर शीनिंग और एल्टरनिंग आ जाते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है किसके सामने किस तरह से बात करनी है। अब यहाँ से चलो, बेकार में खत्म हो चुकी बात को दोबारा से शुरू मत करो। ये कर एल्टरनिंग और शीनिंग मिंग को वहां से लेके जाने लगते हैं। तभी जुन कहता है निंग तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तूने अपने इस कुत्ते को आवारा छोड़ रखा है, तेरे इस कुत्ते ने आज मुझे बहुत परेशान किया है। एक बात को अच्छी तरह से याद रखना, कुत्ता अगर किसी को परेशान करता है तो उसके मालिक को भी मार पड़ती है,
ये सुनकर एल्डर निंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। एल्डर निंग उस जून के पास में आता है और उसे कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से बुलाने की? और एक बात मैं तेरे को अच्छी तरह समझा देता हूँ, तेरे को परेशान अभी तक किया ही नहीं है और तू बस दुआ कर तेरे को परेशान करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब मैं परेशान करूंगा तब तू बचेगा नहीं। मटेरियल ट्रेड का वो प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म होने वाला है। प्रोग्राम खत्म होने के तुरंत बाद निंग नाम का वो बंदा जिसने उस ड्रैगन आई को खरीदा था वो मिंग के पास में आता है और उसको कहता है, मिंग जैसे की बात हुई थी तुमने उस ड्रैगन आई को बचाना और उसी वजह से मेरी जान ही बच गई, इसलिए मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारी फीस है, इस पर तुम्हारा हक बनता है। ये कहते हुए मिंग को 2 कार्ड देता है। मिंग इन दोनों कार्डों को ले लेता है। तभी मिंग को एक स्केच होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुमने ज़हनी नाम के एक बंदे की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें 333 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखकर मिंग कहता है, ज़हनी ये कौन है? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ज़हनी नाम के किसी बंदे की मदद की हो और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इसकी वजह से मुझे 333 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं। यानी कि इसका मतलब ये बात तो साफ है, ये ज़हनीन कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी दूसरी जगह से दिखाते हैं जहाँ पर 3 सुपर ह्यूमंस होते हैं। इस ब्लू वाले का नाम हु है, पर्पल वाली का नाम येन है और सबसे आगे वाला जिसने गोल्डन कपड़े पहने हुए हैं इसका नाम है ज़हनीन। ये तीनों यहाँ पर साथ में एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं जो दिखने में एक मेंटिस जैसा है। जैसे ही फाइट शुरू होती है वो मॉन्स्टर म्यूटेंट हो जाता है, उसकी बॉडी में से उसके बहुत सारे हाथ बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर हु कहता है, ये तो म्यूटेंट हो गया। ज़हनीन कहता है, रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस पर अटैक करते रहो। ये सुनकर हु अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल यूज करके हु के एक पांव को पकड़ लेता है। हु तुरंत अपनी बड़ी सी एक्स का यूज करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो अपनी एक्स से उस मॉन्स्टर के उस टेंटिकल पर अटैक करता है, लेकिन इससे उस टेंटिकल में कुछ भी नहीं होता, बल्कि हु की एक्स ही कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद मॉन्स्टर ज़हनीन पे अटैक करता है। ज़हनीन अपने हाथों का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर अपनी स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर की तरफ पूरी तेज रफ्तार से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर ज़हनीन को रोकने के लिए अपने सारे टेंटिकल्स यूज करता है, लेकिन ज़हनीन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। ज़हनीन उन सारे टेस्ट को ब्लॉक करता हुआ उसे काफी ज्यादा पास पहुंचाता है और उसके पास पहुंचने के बाद अपने दोनों हाथों से एक जोर से मुक्का उस मॉन्स्टर की बॉडी की ओर मार देता है। ज़हनीन का ये मुक्का ज़हनीन की खुद की सोच से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये मुक्का पड़ते ही उस मॉन्स्टर की बॉडी जैसे भाप बनकर कहीं भी उड़ जाती है। इससे ज़हनीन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ज़हनीन सोचता है, ये तो वही डीमन रिपेल था, मैंने उसी का इस फाइट के अंदर यूज किया। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इस डीमन रिपेल फोर्स के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी बॉडी की एनर्जी 2 गुना बढ़ गई है। ये सब देखकर हु कहता है, ज़हनीन ये किस तरह का अटैक था? येन कहती है, हाँ ज़हनीन तुम्हारा ये वाला अटैक तो बहुत ज्यादा शानदार था, ये तो एक तरह का रिपेल फोर्स था, इस तरह का अटैक मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी समय ज़हनीन जो कि पहले बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। ज़हनीन कहता है, हमने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, हमने इस मॉन्स्टर को मार दिया। मुझे ऐसा लग रहा है हमने एक किसी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को गुस्सा दिला दिया है। मगर हु कहता है, ज़हनीन तुम क्या कह रहे हो? देखो हमने इस मॉन्स्टर को मार दिया है, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? ज़हनीन कहता है, जो कि डर की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है येन फैमिली का अंत आ चुका है, हमने एक बहुत ही खतरनाक चीज को गुस्सा दिला दिया है। काश मेरा डर बिल्कुल भी सही ना हो, लेकिन अगर ये सच है तो हम सभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आदमी शायद वही है जिसे हमने 3-4 एपिसोड पहले रिपेल क्वीन के साथ में देखा था। मिंग ने रिपेल क्वीन को एडवांस रिपेल की कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी थी। रिपेल क्वीन ने उस इन्फॉर्मेशन को इस बंदे से पढ़वाया था। इस बंदे ने उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से यूज किया और उसी पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया। उस मॉन्स्टर को मारने से इस बंदे की जान बची, इसलिए मिंग को कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले। और ये पूरी तरह से एक संभावना है, मैंने आगे तक सीरीज नहीं देखी है, हो सकता है कुछ और कारण निकले, जो भी होगा वो आगे पता पड़ जाएगा। नाउ सीरीज का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। फी रोंग का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। फी रोंग उस लाइव टेलीकास्ट में कहती है, मैंने पिछले लाइव टेलीकास्ट में आप सबसे कहा था एक नई टेक्निक जिसका नाम एडवांस रिपेल है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं था। इस बार जब हमने फिर से दोबारा से उस पर चेक किया तो हमें पता पड़ा कि गलत हम थे, वो स्किल बिल्कुल सही है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं है। जिस किसी ने भी मुझे वो स्किल भेजी थी मैं उससे माफी मांगती हूँ। मैंने उसे धमकी भी दी कि मैं उसके बारे में कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें उस स्किल के बारे में और बताओ। इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को इसी समय जूफिक्स और मिंग भी देख रहे होते हैं। जूफिक्स को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जूफिक्स गुस्से में कहता है, कौन है वो जिससे रिपेल क्वीन इतनी बुरी तरह से माफी मांग रही है? वो जो कोई भी है उसके लिए अच्छा होगा वो एक ही बारी में रिपेल क्वीन को माफ कर दे। अगर उसने बिल्कुल भी एटीट्यूड दिखाया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर किसी तरह से मुझे पता पड़ गया वो कौन है तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये सुनकर मिंग जूफिक्स से थोड़ा दूर हो जाता है। तभी मिंग के फोन पे एक मैसेज आता है जो कि रिपेल क्वीन फी रोंग ने किया होता है।
उस मैसेज के अंदर लिखा होता है, आप जो कोई भी है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं पूरी येन फैमिली की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। प्लीज आप हमें इस स्किल के बारे में और अच्छी तरह समझाइए, हम आपसे भीख मांगते हैं। इस मैसेज को पढ़ते ही मिंग इस चीज को अपने आगे इमेजिन करने लगता है। वो सोचने लगता है कि किस तरह से फिरौन उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांग रही है। ये फील करते ही वो तुरंत मान जाता है और फिर सोचने लगता है, इतना काफी है, मुझे फिरौन को इससे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो दिखाना ही चाहिए। ये कहते हुए मिंग जवाब में केवल ओह लिख के भेज देता है। इसी समय तुरंत फिरौन की तरफ से दोबारा मैसेज आता है, हमें पता है आप बहुत ज्यादा नाराज होंगे क्योंकि हमने आपको काफी कुछ कह दिया था, लेकिन आपसे पूरी तरह से वादा करते हैं कि अब इस तरह की गलती दोबारा से नहीं होगी और हम आपको बहुत सारे पैसे और येन फैमिली के जितने भी रिसोर्सेज है वो सब भी देंगे। मुझे पता है जो चीज आप हमें दे रहे हैं वो इसके बिहाफ में काफी कम है, इसलिए इनके अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो भी हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पढ़ने के बाद मिंग टाइप करता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बिकाऊ हूँ? तुम मेरे को थोड़े से पैसे देकर और थोड़े बहुत रिसोर्सेज देकर खरीद सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी रिपेल टेक्निक इतनी सस्ती नहीं जो इन सब चीजों में बिक जाए। मिंग इस मैसेज को टाइप करता है लेकिन सेंड नहीं करता। सेंड करने वाला होता है तभी मिंग का माइंड बदल जाता है। मिंग मैसेज को वापस डिलीट कर देता है। इसी समय मिंग की नजर होरेन में बढ़ती है। होरेन सामने की तरफ एक टेबल बैठा होता है और उसकी तरफ लगातार देख रहा होता है। मिंग होरेन को देख के सोचता है, होरेन की फैमिली के पास एक छोटी सी कंपनी है, मेरे को उसी कंपनी के नाम का यूज करना चाहिए। मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मैं अपनी फैमिली का या फिर मेरा असली नाम इस बात में यूज लूँ। अभी के लिए मेरे छुपे रहना ही बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सोचेगा तो मिंग उस मैसेज के अंदर टाइप करता है, तुम लोग मेरी एक छोटी सी मदद करो। ग्रेट कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, तुम्हें उसकी जांच करनी है। फिरौन कहती है, ग्रेट कॉर्पोरेशन ये क्या है? मिंग कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, खुद पता लगा लो, क्या कोई परेशानी है? फिरौन की तरफ से रिप्लाई आता है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, काम हो जाएगा। मिंग कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। कल तक जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो दिन आ चुका है जब मिंग के एग्जाम का फर्स्ट राउंड होना है। मिंग अपने घर से बाहर निकलता है। मिंग की बहन काओ मिंग से कहती है, मिंग अगर तुम फेल होके आए तो याद रखना पूरे साल मैं तुम पर हंसने वाली हूँ। मिंग कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पक्के रूप से पास हो जाऊंगा। ये कहते हुए मिंग अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर चलते हुए सोचने लगता है, वो दिन आ चुका है जब मेरे एग्जाम का फर्स्ट राउंड है। फिरौन से बात किए हुए भी आज काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। फिरौन और उसकी येन फैमिली की मदद से काफी सारे लोग रिबेल टेक्निक को सीख रहे हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, जिससे मेरे को हर रोज हजारों की संख्या में कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं, जिसके लिए अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करके मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम हील कर लिया है। वैसे भी थोड़ा बहुत बाकी है जो कि कुछ दिनों में हो जाएगा। ये सोचते हुए मिंग अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचते ही मिंग को सबसे पहले क्लास मॉनिटर होरेन दिखाई देता है। होरेन मिंग से कहता है, तो आ गए तुम्हें याद तो है ना, आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मिंग कहता है, मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? मुझे ये तो याद है, आज किसी के मॉनिटर पद का लास्ट डेट है। आज किसी को लात मारकर मॉनिटर की पोस्ट से हटा दिया जाने वाला है और वही इंसान मुझसे कह रहा है मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। ये कहते हुए मिंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद में हमें स्कूल के टॉप फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं पर यह एग्जाम होना है। एक बंदा जिसका नाम मैक्यूंग है वो सामने खड़ा होकर कोई स्पीच दे रहा है और साथ ही आदमी होरेम का चाचा वगैरह कुछ लगता है। इसी समय सामने की तरफ कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं जिनका उस लेक्चर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो आपस में बातें कर रहे हैं। एक कहता है, कितने बेकार स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका न तो पढ़ाई में ध्यान है और न ही किसी तरह की प्रैक्टिस में। दूसरी टीचर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब तो इतने बेकार है कि अर्थ पे रहने वाले कुछ ओलंपिक विनर्स भी उनसे आगे निकल जाएंगे। सच में बहुत बुरी हालत है। इसी समय सामने वाली स्क्रीन के ऊपर सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। सबसे पहले जूफिक्स को दिखाया जाता है जो कि क्लास में 21st रैंक पर है। ये देखकर टीचर बहुत चौंक जाते हैं। टीचर सोचने लगते हैं, इस लड़के जूफिक्स का स्कोर इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया, इसकी पंचिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे आ गई, क्या मशीन में कोई खराबी थी या फिर ये लड़का हमसे कुछ छुपा के रखता है। अब फाइनली वो बीच वाला टीचर कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया है। और तुम दोनों अभी कह रहे थे ना स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पे और प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का सब जगह पर अच्छी तरह से ध्यान है, वो अच्छी तरह से हार्डवर्क करते हैं। इसके बाद में 1900 नंबर मिंग का आता है। उसको देखकर टीचर वैंग बहुत शो ऑफ करने लगता है। वो कहता है, ये भी नॉर्मल है, अभी और स्टूडेंट्स आएंगे, उनका देखना तुम। और बाकी सबके दोनों टीचर बहुत चौंके हुए होते हैं। वो अपना चश्मा हटा के बार बार देखने लगते हैं कि क्या है, इन स्टूडेंट्स का स्कोर इतना ज्यादा अच्छा कैसे है। इसी समय मैक्यूंग भी स्कूल प्रिंसिपल के पास खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ये देख के सोचता है, तो ये है वो लड़का, इसका नाम मैंग है, देखने से तो ये ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा और उसकी हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। यही है वो जिसने हुरेन को चैलेंज किया था। इसके बाद में होरेन का नंबर आता है।
जो कि क्लास में 9th पोजीशन पर है। इसी समय बाकी स्टूडेंट्स भी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, देखा तुमने, होरेन की पोजीशन मिंग के ऊपर है। मिंग ने होरेन को चैलेंज किया था और अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिसमें मिंग बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि दो चीजें जिसमें मिंग के आगे निकलने के चांसेस थे, पंचिंग स्ट्रेंथ और रेसिंग। इन दोनों में मिंग कुछ खास नहीं कर पाया और अब बस शूटिंग का टेस्ट बचा है। शूटिंग में तो वैसे ही होरेन बहुत ज्यादा आगे है, यानी कि अब तो कुछ भी हो जाए होरेन ही इस चैलेंज के तो जीतेगा। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है और उन सबसे कहता है, तुम सबकी पंचिंग स्ट्रेंथ और स्पीड को अच्छे से जांच लिया गया है। अब बारी है तुम सबकी शूटिंग स्किल्स देखने की। जल्दी से सबकी सब शूटिंग एरिना में पहुंचो। ये सुनकर होरेन और मिंग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वो आंखों आंखों में बिजली कड़काने लगते हैं और फिर मुंह फेर कर सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ शूटिंग एरिना में पहुंचते हैं। फिर वापस से एक छोटा सा लेक्चर होता है। उस लेक्चर के बाद में टीचर कहता है, सबसे पहले टेस्ट मिंग और होरेन का होगा। तुम दोनों अपनी जगह पे आ जाओ। इस राउंड में आपके पास में पूरे 2 मिनट होंगे, जिसमें आप पिस्टन के 10, सेमी ऑटोमेटिक राइफल के 2 और सबमशीन गन के 30 राउंड्स को यूज कर सकते हैं। इन गन्स को यूज करने से पहले आपको खुद ही इन सभी गन्स को असेंबल करना होगा। जैसे ही गन असेंबल हो जाए फायरिंग शुरू कर देना। आपके टारगेट आपके सामने है। यहाँ पर 10 फिक्स टारगेट है, जिसमें से हर एक का पॉइंट 1 होगा। 9 मूविंग टारगेट है, जिनमें से हर एक का पॉइंट 3 होगा। और वहीं 1 गोल टारगेट है, जिससे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और ऑब्वियसली जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो इस राउंड के अंदर जीतेगा। नाउ 3, 2, 1 स्टार्ट। उस टीचर के इतना कहते ही 2 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के साथ मिंग और होरेम साथ में गन्स को सैंपल करना शुरू करते हैं। होरेम इस काम काफी तेजी से कर रहा है, वही मिंग को कोई भी चिंता नहीं है। मिंग धीरे धीरे आराम से लगा हुआ है। होरेम कुछ ही सेकंड में अपनी मशीन गन और एक पिस्टन को असेंबल कर देता है और फिर दोनों को अपने हाथों में पकड़कर एक साथ ही उन सभी टारगेट्स के ऊपर शूट करना शुरू करता है। होरेम का निशान इतना अच्छा होता है कि दोनों हाथों से एक साथ शूट करने के बावजूद भी उसके सारे निशाने बिल्कुल सही लगते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं, होरेम का निशाना बहुत ज्यादा शानदार है। वो दोनों हाथों से शूट कर रहा है और साथ ही उसके हाथ में एक मशीन गन है। इसके बावजूद भी उसके सारे निशाने लगभग सही जगह पे लग रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिंग अभी भी अपनी गन को असेंबल ही कर रहा है। मिंग का अभी तक तो ये काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्कूल का प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ये सब देख के कहता है, मिंग बहुत अच्छे, बस लगे रहो। ये सुनकर मिंग जैसे उस प्रिंसिपल को मान जाता है। वो उस गन को असेंबल करने में लगा रहता है। कुछ सेकंड्स बीतते हैं। मिंग उन दोनों गन्स को जितने भी गन्स से यूज करनी है उन सभी को असेंबल कर लेता है और फिर सबसे पहले अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर फायर करना शुरू करता है। मिंग के निशाने बिल्कुल सही जगह पे लगते हैं। ये देखकर जो फिक्स थोड़ा शांत होता है और सोचने लगता है, चलो बढ़िया है, मिंग के निशाने बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब उसने पिस्टल तो यूज कर लिया है, अब बारी है मशीन गन की। उम्मीद है वो मशीन गन से भी अच्छा करेगा। तभी भी मशीन गन के बजाय सेमी ऑटोमेटिक राइफल उठा लेता है। ये देखो जूफिस फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जूफिस कहता है, मिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मशीन गन के बजाय सेमी ऑटोमेटिक राइफल क्यों उठाई है? जल्दी से उसे नीचे रखो और मशीन गन को उठाओ। सेमी ऑटोमेटिक राइफल को तुम्हें बाद में यूज करना है, उसे बाद के लिए बचा के रखो। दूसरा स्टूडेंट कहता है, मिंग को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो बुरी तरह से हार चुका है। उसने अपनी हार मान चुकी है। वो अपनी लिमिट्स को जानता है। उसे पता है वो मूविंग टारगेट्स पे किसी भी तरह से हिट नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल को अभी यूज कर रहा है फिक्स टारगेट्स के ऊपर, ताकि फिक्स टारगेट से जितने पॉइंट्स अर्न कर सके उतने पॉइंट अर्न कर सके। तभी मिंग उस राइफल से फायरिंग करना शुरू करता है। मिंग के निशाने बिल्कुल सही जगह पे लगते हैं, उस टारगेट के बिल्कुल बीच में। ये देखो जूफिस कहता है, मिंग बहुत अच्छे, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। कम से कम ये निशाने तुम्हारे सेंटर ऑफ टारगेट लग रहे हैं, लेकिन अब तुमने सेमी ऑटोमेटिक राइफल को यूज कर लिया है और अब तो टाइम भी काफी ज्यादा कम है। मूविंग टारगेट्स पे हिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। टीचर कहता है, अब आखिरी के 20 सेकंड्स बचे हुए हैं, 10 सेकंड का वेट करो। जब तुम्हारे पास में लास्ट 10 सेकंड बचे होंगे तब मूवी टारगेट शो होंगे। इसी के साथ टाइमर बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो टाइम लगातार कम होता जा रहा है। सबकी नजर मिंग और होरेम पे होती है। फिर जैसे ही फाइनल 10 सेकंड्स बचते हैं, मूविंग टारगेट शो होने लगते हैं। मिंग तुरंत अपने हाथ में अपनी मशीनरी लेकर उन मूविंग टारगेट्स के ऊपर फायर करना शुरू करता है। मिंग के मैक्सिमम निशाने बेकार जाते हैं। वो ठीक तरह से टारगेट पे हिट भी नहीं कर पाते और जो टारगेट पे हिट करते हैं उनमें से भी बहुत कम सेंटर तक पहुंच पाते हैं। ये देखो जूफिस कहता है, सब खत्म हो गया। मिंग इस राउंड के अंदर बहुत बुरी तरह से हार चुका है। मूविंग टारगेट जस्ट मौका था जिसमें उसको किसी तरह से पॉइंट अर्न करने थे, जिसमें उसने काफी कम पॉइंट्स को अर्न किया है। इसी समय होरेम भी अपने राइफल से निशान लगाकर टारगेट्स के ऊपर हिट करने लगता है। होरेम के लगभग सारे टारगेट्स सही जगह पर हिट होते हैं और उसका एक निशाना बिल्कुल सेंटर में हिट होता है। और इसी तरह से हिट करते हुए होरेम अपनी गन की सारी बुलेट्स को खत्म कर देता है। टीचर कहता है, होरेम तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुम्हारे पास जितनी बुलेट थी उन सारी को तुम यूज कर चुके हो। जैसे टीचर ये कहता है, होरेम तुरंत अपनी गन को वापस से डिसअसेंबल कर देता है। होरेम के इस रिजल्ट को देखकर उसका अंकल और उसका टीचर बहुत खुश होते हैं। टीचर कहता है, होरेम बहुत अच्छे। फिर वो टीचर सोचने लगता है,
होरेम, इस राउंड के अंदर तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया और शायद इस राउंड में मिंग की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब तो तुम्हारे रिजल्ट को देखकर वो और भी ज्यादा भौंकला गया होगा। तभी एक स्टूडेंट देखती है मिंग को, देखो मिंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और अभी भी निशान लगाने की पोज में खड़ा हुआ है। वो बंदा उसे किस तरह से निशान लगाएगा, शायद उसने अपनी हार मान ली है। इस समय मिंग लगातार कुछ ध्यान लगा रहा होता है। मिंग के पास में आखिरी कुछ सेकंड्स और आखिरी कुछ बुलेट्स बची हुई है। एकदम लास्ट सेकंड पे मिंग अपनी आंख खोलता है और डायरेक्ट उसकी नजर गोल्डन टारगेट बढ़ती है। मिंग तुरंत उसके ऊपर अपनी बची हुई सारी बुलेट्स को फायर कर देता है। जैसे ही मिंग बुलेट्स को फायर करता है, टीचर कहता है मिंग टाइम खत्म हो चुका है, अब पीछे हट जाओ। मिंग जैसे ही सुनता है वो तुरंत अपनी गन को डिसअसेंबल कर देता है। फिर होरेम मिंग की तरफ देखता है और सोचने लगता है इसने खुद तो कुछ ज्यादा समझा था, आज पता पड़ गया ये क्या है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसी समय मिंग का अंकल कहने लगता है ये लड़का बिल्कुल कचरा है और हमेशा कचरा ही रहेगा। इस लड़के को तो इस राउंड में बुलाना भी बिल्कुल बेकार था, इसने केवल हमारे रिसोर्सेज को, ये बुलेट्स जो इसे यूज करने के लिए दी थी, उनको बेकार किया। इसी समय जो फिक्स मिंग के पास आता है और उसे कहता है मिंग ये सब क्या था। मिंग कहता है ये मेरा सबसे बेस्ट था, मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता। जो फिर सोचने लगता है क्या बकवास है ये, तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, तुमने तो सही राइफल का यूज भी नहीं किया, अगर तुम सही गन का सिलेक्ट करते तो भी शायद इससे अच्छा रिजल्ट ला सकते थे। इसी समय एक टीचर इस एग्जाम का रिजल्ट सुनाने लगता है। वो कहता है सबसे पहले होरेम को इस राउंड के अंदर 515 पॉइंट मिले हैं, जिससे उसका टोटल अमाउंट 1414 पॉइंट हो गया है। इसी के साथ होरेम ने अपने स्कूल के अंदर 11th पोजीशन में अपनी जगह बना ली है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं ये तो हमें पता ही था। होरेम का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला था, क्योंकि होरेम शूटिंग क्लब के अंदर जाता है। शूटिंग में तो उसको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। तभी टीचर मिंग का रिजल्ट बताने लगता है। वो कहता है मिंग को 588 पॉइंट मिले हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। टीचर खुशी को रोने लगता है। मिंग का टोटल स्कोर है 1449। इसी के साथ मिंग ने अपने स्कूल में 8th पोजीशन पे अपनी जगह बना ली है। ये सुनकर होरेम बहुत ज्यादा भौंकलाया होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तो बहुत सारे टारगेट्स को मिस कर दिया था, मेरे तो लगभग सारे टारगेट बिल्कुल सही जगह पे लगे हैं, इसके बाद भी इसका स्कोर मेरे साथ कैसे हो सकता है। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर मिंग और होरेम के टारगेट दिखाई देने लगते हैं, जिसमें होरेम का एक भी निशाना गोल्डन टारगेट के ऊपर नहीं लगा था और वहीं मिंग के काफी सारे निशान मिस हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काफी सारे निशाने गोल्डन टारगेट पे लगे थे। इसी वजह से वो कम बुलेट्स के साथ भी ज्यादा स्कोर कर पाया। ये देखकर मिंग कहता है मुझे स्टार्टिंग से पता था गोल्डन टारगेट पे हिट करने के ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और ये बात टीचर ने अभी भी कही भी थी, इसलिए मैंने केवल गोल्डन टारगेट को ही हिट करने की कोशिश की। इसी वजह से मुझे कम हिटिंग में ज्यादा पॉइंट मिल गए। जिसमें होरेम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तभी होरेम के अंकल होरेम के पास में आते हैं और उसे कहते हैं होरेम कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट किया, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। इसी समय टीचर मिंग को वहां जाने को कहते हैं और उसे कहते हैं मिंग तुम भी इसके साथ में जाओ और जाके क्लासरूम के अंदर बैठो और थोड़ी देर आराम भी कर लो। इसी के साथ मिंग और होरेम दोनों साथ में उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। होरेम मिंग से कहता है आज जो कुछ भी हुआ, आज के रिजल्ट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी मान नहीं सकता कि मैं तुमसे हार गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फाइट में जीत सकते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी फाइट का चैलेंज देता हूँ। ये सुनकर मिंग होरेम की तरफ देखता है और फिर उसे कहता है ठीक है। इसके बाद में हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं। मिंग और होरेम अपने स्कूल से काफी दूर है, वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। मिंग सोच रहा है मुझे याद है पिछली बार हुई फाइट में होरेम ने मुझे एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया था, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था और इसने इतना जोरदार अटैक मुझ पर किया कि मैं काफी टाइम तक किसी भी तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं इसको अपने ट्रैप में फंसा लूंगा। ये सोचकर मिंग होरेम से कहता है होरेम तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, भले इस शूटिंग के एग्जाम में तुम मुझसे हार गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होगा। तुम्हारा और मेरा बड़ी आसानी से किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है, इसीलिए हमें इस फाइट को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। होरेम कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस फाइट को हमें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये फाइट बहुत ज्यादा छोटी होगी, लेकिन इस फाइट से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जैसे ये पता चल जाएगा हम दोनों के बीच में होने वाली लड़ाई भी बुरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए होरेम सोच रहा होता है मिंग इस फाइट को मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ इस फाइट खत्म होने के बाद में तू किसी भी लायक नहीं रहेगा, तू कम से कम 1 साल तक हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा और उसके बाद में भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी मिंग अपने ऊपर से अपनी जैकेट हटा देता है और फिर कहता है चलो फाइट शुरू करते हैं। ये कहते हुए मिंग अपने एक पाँव को जोर जमीन पर पटकता है। उसको ऐसा करते ही जमीन में दरार पड़ जाती है। फिर मिंग होरेम से भागने लगता है और होरेम के पास आकर उसके मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन होरेम बड़ी आसानी से केवल थोड़ा सा हिलकर और अपने दोनों हाथों का यूज करके मिंग के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर तुरंत मिंग के मुंह पर अपनी कोहनी से अटैक करने की कोशिश करता है। मिंग भी थोड़ा सा पीछे होकर इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर मिंग कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। इसी के साथ मिंग और होरेम के बीच में काफी स्पीड से फाइट शुरू होती है।
मिंग और होरेम एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अटैक को लगातार ब्लॉक और डॉज करते हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह से ब्लॉक और डॉज करने के बाद में मिंग काफी ज्यादा थक जाता है। तभी मिंग होरेम के ऊपर अपने मुक्का मारने की कोशिश करता है। होरेम साइड में होकर बड़ी आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और मिंग के पास आने लगता है। मिंग खुद को बचाने के लिए होरेम के ऊपर लगातार मुक्का मारता जाता है, लेकिन होरेम काफी ज्यादा तेज है। वो बड़ी आसानी से मिंग के हर एक अटैक डॉज करता है और उसके बहुत पास पहुंचकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है और उसे कहता है तुम्हारा रिपेल फोर्स बिल्कुल बकवास है। जैसे मिंग के मुंह पर ये मुक्का पड़ता है, मिंग के मुंह से खून बहने लगता है और वो छलकर दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन मिंग गिरते वक्त भी खुद के हाथों और पैरों को यूज करके बिल्कुल सही तरह से लैंड होता है। फिर मिंग होरेम की तरफ देखकर जोर से घुराता है। होरेम मिंग से कहता है मिंग अपनी हार मान लो, तुम किसी भी तरह से मुझसे नहीं जीत सकते हो। ये कहते हुए होरेम सोच रहा होता है बिल्कुल भी हार मत मानना, मैंने तुम्हारे ऊपर अभी तक अपना सीक्रेट अटैक यूज नहीं किया है जिसका नाम डीएस्टेड पंच है, अब मैं उसका तुम पर यूज करने वाला हूँ। तभी मिंग वापस से होरेम की तरफ भगते हुए आने लगता है। होरेम कहता है बस आ जाओ, डीएस्टेड पंच बस तुम पर पड़ने वाला है। मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता ये पंच पड़ने के बाद में तुम्हारी हालत कैसी होगी। अगर ये पंच सही तरह से किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसकी हार्ट बीट को भी रोक सकता है। अब तुम्हारे साथ में बिल्कुल यही होने वाला है। मिंग और होरेम के बीच की फाइट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। होरेम एक पेड़ के पास में जमीन में बैठा हुआ है और मिंग उसके सामने खड़ा हुआ है। होरेम मिंग से कहता है अब तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। मिंग कहता है मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास में क्या क्या है। ये कहते हुए मिंग होरेम की बॉडी के ऊपर उसकी हर जगह पर तलाशी लेने लगता है और वहीं दूसरी तरफ होरेम बिल्कुल भी मिंग को रोक नहीं पाता। वो किसी भी तरह से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। तभी मिंग को होरेम की बॉडी के ऊपर कोई चीज मिलती है। होरेम से कहता है मुझे पता था। फिर हम देखते हैं मिंग के हाथ में एक रिकॉर्डिंग पेन है। मिंग कहता है तो अब समझ में आया तुम पढ़ाई में इतना आगे क्यों हो, क्योंकि क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ तुम इसमें रिकॉर्ड करते हो। ये अच्छी बात नहीं है, तुमने मेरा तरीका कॉपी किया है। ये कहते हुए मिंग उस पेन को अपनी आस्तीन में डाल लेता है और फिर अपने हाथों को अपनी जेब में रखकर होरेम की नजरों से छुपाकर उसे अपनी जेब में रख देता है और फिर होरेम से कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा अटैक किया है जिससे तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड काफी बुरी तरह से खराब हो गई है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्पाइनल कॉर्ड केवल टेम्पररी खराब हुई है, तुम इससे मरोगे नहीं। बस तुम्हें एक बहुत ही शानदार डॉक्टर की जरूरत होगी। वो डॉक्टर तुम्हें केवल 2 साल के अंदर पूरी तरह से ठीक कर देगा। उन 2 साल में तुम्हें केवल एक बेड के ऊपर पड़े रहना होगा। 2 साल के बाद में शायद तुम पूरी तरह से चलने लायक हो जाओगे। अब बिल्कुल भी हिलने की कोशिश मत करना, मैं जा रहा हूँ और टीचर्स को बुला के लाता हूँ और साथ ही तुम्हारी फैमिली के लोगों को भी खबर कर देता हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। ये कहते हुए मिंग उस रिकॉर्डिंग पेन को जोर से दबाता है। उसके साथ करते ही वो रिकॉर्डिंग पेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है। होरेम मिंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है मिंग तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मिंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब तुम सुपर ह्यूमन बनने की राह में थोड़ी सी पीछे रह जाओगे, लेकिन इससे सबके लिए अच्छा ही होगा। ड्रैगन सिटी को इससे बहुत फायदा होगा। ये कहते हुए मिंग होरेम को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके 10 मिनट बाद में मिंग काफी सारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स को लेकर उस जगह पर वापस आता है। होरेम का चाचा मैक्विन होरेम को देख के कहता है ये इसकी हालत ऐसी किसने की। मिंग मुझे पता है ये सब कुछ तुमने किया है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तुम बिल्कुल भी एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक मर्डरर हो। तुमने होरेम की ऐसी हालत कर दी है, अब मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दिलाऊंगा, तुम्हें जेल में बंद कराऊंगा और कई सालों तक तुम वहीं पे बंद रहोगे। मिंग इस पे कुछ भी नहीं कहता। टीचर कहता है मुझे नहीं लगता मिंग इस तरह कोई काम कर सकता है और हम इसमें जेल से रिलेटेड कोई बात क्यों ऐड कर रहे हैं, हम सब आराम से बैठकर शांति से भी इस बात को सुलझा सकते हैं। मैक्यूल कहता है ए लड़के क्या तुझे कुछ कहना है। मिंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन किसी भी तरह की सजा को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। ये एक एविडेंस की तरह होगा, मैं चाहता हूँ सबके सब उसे अभी देखें, क्योंकि बाद में हो सकता है लोग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। आप इस जगह पर आसपास में सब जगह पे देखिए, पेड़ों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, इन सभी कैमरों को यहाँ पर मैंने फिट किया है। मैक्यूल कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, इन कैमरों को तुमने यहाँ पर क्यों लगाया है। मिंग कहता है क्लास मॉनिटर होरेम के साथ में मेरा कोई भी पर्सनल इशू नहीं है, हम केवल ऐसे फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ताकि एक दूसरे से फाइट कर एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बना सके। होरेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मेरी लाइफ में बहुत कम होता है मैं इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ में फाइट करूँ, इसलिए मैं इस फाइट का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने इस जगह पर हर जगह पे कैमरे लगाए ताकि बाद में इस फाइट को अच्छी तरह से देख सकूं और फिर उस टाइम पे समझ सकूं मैंने इस फाइट के अंदर क्या क्या गड़बड़ी की। जैसा कि स्कूल के अंदर टीचर यान करते हैं, टीचर यान भी हमारे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम बाद में बता सकें कि हमने क्या गलतियां की है। वही मैं इस फाइट के अंदर करने की कोशिश कर रहा था। मिंग ये कह ही रहा होता है इतनी देर में टीचर यान वहाँ के सारे कैमरे को उतार कर वहाँ पे लेके आ जाते हैं और फिर स्कूल प्रिंसिपल से कहने लगता है मैं इन सभी कैमरों को लेके आ गया हूँ, अब देखते हैं इसमें क्या है। मिंग कहता है इससे पहले कि आप सभी इन कैमरों को देखें मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा अभी
मेरा मतलब थोड़ा टाइम पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैं काफी टाइम तक हॉस्पिटल में था। इसी वजह से मेरी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा वीक है। मैं पूरी तरह से उस इम्पैक्ट से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। क्या आप सभी को लगता है मैं किसी तरह से इतना खतरनाक अटैक कर सकता हूँ कि क्लास मॉनिटर इतनी बुरी तरह से घायल हो जाए, वो भी केवल एक ही पंच से? मैं खुद भी समझना चाहता हूँ ऐसा कैसे हुआ। प्लीज यहीं पर मेरे सामने इस वीडियो को देखिए और फिर मुझे भी समझाइए मैंने ऐसा कैसे किया। मैक्यूल कहता है तुम यही तो कर रहे हैं, हमारे टाइम पे वेस्ट कर रहे हो, या फिर शायद तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही हम इन वीडियोस को देख लेंगे हम तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे क्योंकि तुमने होरम की ऐसी हालत की है। लेकिन अब हम एक सेकंड भी रुकने वाले नहीं हैं। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। तभी होरम कहता है अंकल रुक जाइए। मैक्यूल कहता है क्यों रुक जाइए, डरते हैं क्या किसी से? मैक्यूल कहते ही वहाँ खड़े सबके सब एक एक कैमरे को उठा लेते हैं और उन सभी को प्ले कर देते हैं। उन वीडियोस के अंदर दिखाई देता है मैंग और होरम के बीच फाइट हो रही है, जिसके अंदर होरम किसी स्पेशल टाइप के अटैक का यूज कर रहा है जिससे उसकी बॉडी में से एक डार्क टाइप की एनर्जी बाहर निकल रही है। ये देखकर प्रिंसिपल और टीचर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मैक्यूल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टीचर वैंग उस कैमरे को बंद करता है और फिर होरम से कहता है होरम क्या है ये सब? फिर वो टीचर होरम के पास में आता है और उसे कॉलर से उठा लेता है और फिर उसे कहता है जवाब दो मुझे, ये किस तरह की स्किल है जिसे तुम इस फाइट के अंदर यूज कर रहे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इस स्किल का यूज मैंग के ऊपर करने वाले थे। होरम डरते हुए कहता है हाँ। मैक्यूल कहता है होरम थोड़ा सोच के बोलो, अब यहाँ पर तुम्हारी एक गलती और तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। होरन कहता है मैं ड्रैगन वाइपर फोर्स स्किल का यूज कर रहा था। ये सुनकर टीचर होरन को वापस जिम पे रख देता है और फिर उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है होरन एक बार फिर से सोच लो, हमारे पास में इतने सारे वीडियोस है, हम इनकी मदद से आसानी से पता लगा सकते हैं कि तुम किस स्किल का यूज कर रहे थे, और अगर हमें बाद में पता पड़ा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर दूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम एक बार फिर से अच्छी तरह सोच लो। अब होरम और भी डर जाता है। होरम कहता है मैं सच बताता हूँ, मैं कहने वाला हूँ मैंने डिवेस्टेड पंच का यूज किया था। ये सुनकर एक दूसरा टीचर कहता है तुम्हें डिवेस्टेड पंच कैसे आता है, और ये तो केवल एक छोटी सी फाइट थी, इस फाइट के अंदर तुम डिवेस्टेड पंच का यूज करने वाले थे, तुम जानते नहीं इससे क्या हो सकता था। होरन ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसी से मैक्यूल भी अपना सर पकड़ लेता है और फिर सोचने लगता है सब खत्म हो गया। जो फिक्स टीचर वैंग से पूछता है टीचर ये डिजास्टर पंच होता क्या है, हमें भी इसके बारे में बताइए। ये सुनकर टीचर पहले प्रिंसिपल की तरफ देखता है, प्रिंसिपल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर टीचर वैंग आगे बढ़ता है और फिर उन स्टूडेंट्स के पास आकर उन्हें सबको समझाने लगता है। इसके लिए वो वीडियो प्ले करता है और फिर उन स्टूडेंट्स से कहता है देखो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हाउरेन ने मिंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक जिसका नाम डिमेस्टेड पंच है उसका यूज किया। इस पंच में क्या होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है और उस जनरेट एनर्जी को एक ही मुक्के के अंदर अपने अपोनेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब क्योंकि हाउरेन को यह अटैक ठीक से करना नहीं आता था, इसलिए इस पंच की जनरेट एक्स्ट्रा एनर्जी पंच मारने से पहले हाउरेन की पीठ में स्टोर हुई। फिर जब पंच मिंग के पड़ने वाला था तब मिंग सही टाइम पर अटैक को डॉज कर लिया और फिर हाउरेन के सीने के ऊपर अपने हाथ से मुक्का पड़ा। ये मुक्का पड़ते ही वो एनर्जी जो हाउरेन की पीठ में स्टोर थी उसके अंदर एक तरह का रिएक्शन हो गया और वो थोड़ी सी ब्लास्ट हो गई। इसी ब्लास्ट के कारण हाउरेन की स्पाइनल कोड के ऊपर एक क्रैक पड़ गया है। इसी स्पाइनल कोड में हुए क्रैक के कारण हाउरेन अब ठीक तरह से उठ नहीं पा रहा है। अब उसको एक बहुत अच्छे इलाज की जरूरत है, उसके बाद ही वो कई सालों बाद में फिर से नॉर्मल ह्यूमन की तरह चढ़ पाएगा। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहता है जैसा कि अभी आपने कहा डिजास्टेड पंच, ये पंच तो काफी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हाउरेन ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसने इस खतरनाक अटैक को मिंग के ऊपर किया। अगर मिंग के ऊपर ये अटैक हो जाता तो ऐसी से बुरी हालत मिंग की हो सकती थी। फिर जूफिक्स कहता है इससे तो ये प्रूफ होता है कि मिंग की इस समय कोई भी गलती नहीं है, हाउरेन की ऐसी हालत हाउरेन के खुद के कारण है। मिंग ने तो हाउरेन के ऊपर एकदम नॉर्मल से अटैक किया था, और वहीं दूसरी तरफ हाउरेन ने मिंग के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया, इसलिए हाउरेन को सजा होनी चाहिए। फिर टीचर मैक्यून से पूछता है मैक्यून आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब तो हम सभी को सब कुछ समझ में आ चुका है, अब तो इसमें मिंग की कोई भी गलती नहीं है। मैक्यून कहता है ऐसी कैसी गलती नहीं है, मिंग की भी अभी इसमें गलती है। माना हाउरेन ने एक खतरनाक अटैक का यूज किया, लेकिन इसके लिए तो मिंग नहीं उसे उकसाया होगा। मिंग ने हाउरेन को पहले चैलेंज किया था, अगर मैं इस तरह का कोई चैलेंज नहीं करता और हाउरेन को इस तरह से उकसाता नहीं तो हाउरेन कभी भी इस तरह का अटैक नहीं करता और हाउरेन की ऐसी हालत नहीं होती। इस लड़के मिंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। मिंग कहता है ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा से कहकर आप सभी को बता देता हूँ, होरन और मेरे बीच में कोई भी पर्सनल इशू नहीं है। ये फाइट जो हमारे बीच में हुई थी ये पूरी तरह से एक फ्रेंडली फाइट थी, और होरन ने मुझे पहले बता दिया था कि वो कोई खतरनाक अटैक मुझ पर यूज करने वाला है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर इसने जो मुझ पर अटैक किया है ये केवल मुझे दिखाने के लिए था, ये मुझे सिखाना चाहता था कि इस अटैक को कैसे करते हैं।
और फिर इसके बाद में होरेन के साथ में जो कुछ भी हुआ ये सब एक दुर्घटना थी। होरेन को और मुझे दोनों को नहीं पता था कि इससे ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बातों से भूल जाएं कि होरेन ने मुझ पर अटैक किया। हमें बस अभी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि होरेन की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। उसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। उसे जितनी देर तक यहाँ पे रखा जाएगा उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। प्रिंसिपल सर आप बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रिंसिपल खांसते हुए कहता है, मैक्विंग ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें भी होरेन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम जितनी देर यहाँ पे रुके उतनी देर में होरेन का पूरा फ्यूचर खराब हो जाए। ये सुनकर मैक्विंग ठीक है बोलकर मान जाता है। फिर प्रिंसिपल येन से कहता है, टीचर येन आप यहीं पे रुकिए और इस लड़के मैंगचाओ को भी अपने साथ में रखिए। आपका काम है यहाँ पर रुककर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसकी एक रिपोर्ट बनाइए और फिर उसे मेरे सामने सबमिट कीजिए। इसके लिए आपको इस लड़के मैंगचाओ को बिल्कुल भी डराने की जरूरत नहीं है, केवल नॉर्मली बात कीजिएगा। टीचर येन कहता है, ठीक है काम हो जाएगा। ये सुनकर प्रिंसिपल खुश होता हुआ गुड बोलकर वहाँ चला जाता है। टीचर मिंग से पूछता है, मिंग मुझे बताओ आज सुबह जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर तुमने अपनी कितनी पावर को यूज किया था? मिंग कहता है 20 से 30%। टीचर कहता है केवल इतना ही क्यों? मिंग कहता है क्योंकि मेरे को उस एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने केवल उतनी पावर को यूज किया जिसकी मदद से मैं पास हो सकूं। टीचर कहता है तो फिर अब ये बताओ अभी जो फाइट हुई उस फाइट के अंदर क्या हुआ था? क्या यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे लिए इंटेंशनली नहीं था? मुझे पूरा यकीन है तुम्हें पता था यहाँ पर क्या होने वाला है। तुमने जानबूझकर होरेन को ये सब कुछ करने के लिए उकसाया। मिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं था और था भी। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स लागू होते हैं। टीचर कहता है यहाँ पर दोनों पॉइंट्स लागू होते हैं, इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। मिंग कहता है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। टीचर कहता है तो ये था तुम्हारा सेल्फ डिफेंस? तुम्हें पता था होरेन तुम्हारे ऊपर इस तरह का अटैक करने वाला है, इसलिए तुमने इस जगह पर हर जगह पे कैमरे लगाए। पता होने के बावजूद भी तुमने होरेन के साथ फाइट की, तो ये किस तरह का सेल्फ डिफेंस है? मिंग कहता है टीचर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं यहाँ पर आसपास में इस तरह कैमरे नहीं लगाता तो होरेन मुझ पर अटैक नहीं करता और उसकी ऐसी हालत नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैंने अब आपसे कहा कि मैंने फाइट सेल्फ डिफेंस के लिए की थी, वो फाइट नहीं, मैंने यहाँ पर कैमरे सेल्फ डिफेंस के लिए लगाए थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आसपास में कैमरे वगैरह नहीं लगाता तो होरेन के साथ में जो कुछ भी हुआ उस सब का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर आपके सामने एक मॉन्स्टर है। आपको पता लगाना है वो मॉन्स्टर अग्रेसिव है या नहीं। इसके लिए आप उस मॉन्स्टर के सामने चले जाते हो और सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ पर एक ट्रैप लगा देते हो। वो मॉन्स्टर आप पे अटैक करने के लिए आता है और उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। उस ट्रैप के अंदर फंसने के कारण उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। तो अब क्या इसे आप ही गलती कहा जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, ये गलती उस मॉन्स्टर की है। वो मॉन्स्टर अग्रेसिव होकर आप पर अटैक किया। अगर आपने वहाँ पर वो ट्रैप नहीं लगाया होता तो उस जगह पर उस मॉन्स्टर के बजाय आप मरे होते। तो यानी कि इस ट्रैप को लगाना भी एक तरह सेल्फ डिफेंस काउंट होगा। ये सुनकर टीचर येन मिंग से कहते हैं तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मुझे बहुत सही लगा। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन और करने का अंदाज काफी अच्छा था। इसे सुनने के बाद में मुझे भी ऐसा लग रहा है इस सब में तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। इसलिए अब जाकर तुम बस आराम करो और एग्जाम की तैयारी करो, बाकी सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। मिंग कहता है थैंक यू टीचर, मुझे पता था आप सही को सपोर्ट करोगे। टीचर कहता है अब ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो अच्छे से तैयारी करो और मिलिट्री स्कूल में जाने की कोशिश करो। मिंग कहता है नहीं मैं मिलिट्री स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता। जो फिक्स मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता है आप उसकी मदद कीजिए। वो एक जनरल बनना चाहता है, आपके सपोर्ट से वो बन पाएगा, लेकिन मेरा मिलिट्री स्कूल के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर टीचर कहता है तुम्हें मिलिट्री स्कूल के अंदर नहीं जाना, इसका क्या कारण है? मिंग कहता है क्योंकि मिलिट्री स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, हमें मॉन्स्टर के साथ में फाइट करनी पड़ेगी। मैं एक वायलेंस टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं इस टाइप का हूँ ही नहीं। टीचर कहता है तो फिर तुम किस टाइप के हो? मिंग कहता है मेरे को मॉन्स्टर से मारने से ज्यादा उन्हें खोलकर उनकी बॉडी में से उनके सारे रिसोर्सेज को, उनकी बॉडी की लास्ट ड्रॉप को, जो भी चीज एक मॉन्स्टर की बॉडी में से काम आ सकती है, उन सभी को कलेक्ट करने में ज्यादा मजा आता है। ये काम एक तरह का आर्ट है, मैं भी ऐसा ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मिंग के इस आंसर को सुनकर टीचर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है आजकल के हाई स्कूलर्स कितने बेकार की सोच रखते हैं। मिंग कहता है टीचर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? टीचर कहता है अब मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। उस दिन जिस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें एक सपना आया था, जिस सपने के अंदर मैं मर चुका हूँ और ड्रैगन सिटी तबाह हो चुकी है। जैसे टीचर ये लाइन देता है मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है ये तो वही दिन है जिस दिन मैं रिबॉर्न हुआ था। मिंग कहता है वो तो केवल एक नॉर्मल सपना था, असली लाइफ में जैसा होता है हमें उसका ठीक उल्टा ड्रीम के अंदर फील होता है, और सपने में तो कुछ भी हो सकता है।
उस सब के बारे में सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। टीचर कहता है हम उस बारे में सोचने से हमेशा डरते हैं जो चीज़ हम कभी भी पाना नहीं चाहते। लेकिन मुझे से डर नहीं लगता, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे डर केवल इस बात से लगता है कि कहीं मैं बेकार की मौत ना मर जाऊं। मैं मिलिट्री ड्रैगन टीम का एक मेंबर रह चुका हूं। मैं चाहता हूं मेरी मौत तब आए जब मैं अपने काम को कर रहा हूं, एक सोल्जर की तरह, एक वॉरियर जो अपनी सिटी को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हो। ऐसे वॉरियर की तरह मरना मेरे लिए एक रेस्पेक्टफुल डेथ होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। होरेम को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। होरेम अपने अंकल मैक्यूल से कहता है अंकल सब कुछ खत्म हो गया। मैक्यूल कहता है नहीं होरेम, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी कल मेडिकल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, तुम जल्दी फिर से ठीक हो जाओगे। हारम कहता है ठीक होगी भी क्या करूँगा, और चाहे किसी भी मेडिकल टेक्निक का यूज़ कर लो, मैं इस साल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता हूँ, एग्जाम मैं नहीं दे पाऊंगा। मैक्यूल कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हो सकता है तुम इस साल एग्जाम ना दे पाओ, लेकिन अगले साल, उसके अगले साल कभी ना कभी तुम जरूर से ठीक हो जाओगे। जैसे तुम ठीक हो जाओ तुम वापस से एग्जाम दे सकते हो और एक सुपर बीग बन सकते हो। तभी होरेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। होरेम गुस्से में कहता है ये सब कुछ उस लड़के मैंग की वजह से हुआ है। अंकल मैं उस लड़के मैंग को मारना चाहता हूँ, कुछ कीजिए, बस कैसे भी उसे जान से मार दीजिए, मेरी मदद कीजिए उसे मारने में। मैक्यूल कहता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे स्कूल के अंदर भी मेरा बहुत नाम है, लेकिन वो स्कूल मेरा नहीं है, उस स्कूल के अंदर मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। होरेम मुझे माफ कर दो, मैं मिंग को मार नहीं सकता, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तभी होरेम के मुंह पर एक अजीब सी इविल स्मेल आ जाती है। होरेम कहता है नहीं, अब मैं उस लड़के मिंग को मारना नहीं चाहता, मिंग ने मुझसे मेरा सपना छीना है, अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। आपको डैड से मिंग को मारने को कहने की जरूरत नहीं है, आप डैड से कहिए कि कुछ भी हो जाए मिंग मरना नहीं चाहिए। हम सबसे पहले मिंग की फैमिली को मारेंगे, उसकी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब उसकी आंखों के सामने मरेंगे, तब जाकर मिंग को मेरे दर्द का एहसास होगा कि इस टाइम पर मुझे कितना दर्द हो रहा है। और फिर जब मिंग उस दर्द के अंदर तड़प रहा होगा तब हम उसको मारेंगे नहीं, उसको जिंदा ही छोड़ देंगे, और फिर जब उसका टाइम आएगा तब उसे भी मार देंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें ड्रैगन सिटी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर एक असिस्टेंट एक औरत को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो लेडी उस असिस्टेंट से कहती है मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करो, मेरे को अंदर बहुत जरूरी काम है, मुझे किसी भी हाल में सीईओ जाओ से मिलना ही है। असिस्टेंट कहने लगती है प्लीज रुक जाइए, आप अंदर मत जाइए, अगर आप अंदर चली गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वहाँ पर पास पड़ी हुई मशीन में से सीईओ जाओ की आवाज आने लगती है और वो कहता है इन्हें अंदर आने दो, इन्हें मैं नहीं बुलाया है। असिस्टेंट कहती है वो तो रुकी नहीं, वो तो खुद ही पहले अंदर जा चुकी है। फिर वो लेडी रोते हुए अंदर सीईओ जाओ के पास पहुंचती है। ये जाओ होरेम का डैड है। वो लेडी जाओ से कहती है सीईओ जाओ प्लीज लाओ के लिए कुछ कीजिए, उसने आपकी कितनी बार जान बचाई है, वो आपका भाई है, उसने कितनी बार आपके साथ में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है, अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कल्टीवेशन का उसके ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ है, प्लीज उसकी मदद कीजिए। जाओ कहता है सिस्टर इन लो मुझे पता है लाओ ने कई बार मेरी जान बचाई है और इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल नहीं हूँ, इसीलिए उसके इलाज के लिए उसके हिस्से में जितने पैसे बनते हैं 20 मिलियन वो सारे उसके ऊपर मैं खर्च कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। लेडी कहती है तो इसमें तुम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, और वैसे भी लाओ इस कंपनी के अंदर 30 साल से काम कर रहा है, क्या उसका हिस्सा केवल 20 मिलियन ही है, तुम उसकी 30 साल की मेहनत को केवल 20 मिलियन रुपए से तोल रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम उसकी खराब हालत का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। सीईओ जाओ कहता है आप लाओ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस थोड़े दिन रुकिए, मैं थोड़े टाइम में कंपनी को अच्छी तरह स्टेबल कर दूं, उसके बाद मैं हॉस्पिटल के अंदर लाओ से मिलने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे चिल्लाने लगती है और उसे कहती है जाओ तुम बिल्कुल भी घटिया हो। तभी जाओ एकदम से उस लेडी को बीच में रोक देता है और उसे कहता है सिस्टर इन लो मुझे पता है आपके मन में मेरे लिए बहुत सारी बुरी फीलिंग्स है, और इसे तो होनी भी चाहिए क्योंकि मैंने काफी गलत काम किए हैं और मुझे इसका बिल्कुल ही पछतावा नहीं है। ब्रदर लाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, आपको उसके साथ में होना चाहिए। ये कहने के बाद में जाओ एक मशीन के ऊपर हाथ रखता है और कहता है यहाँ पर एक लेडी है जो कि यहाँ से बाहर जाना चाहती है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दो। इसके बाद में 2 बॉडीगार्ड उस ऑफिस के अंदर आते हैं और उस लेडी से कहते हैं लेडी अब आप बाहर चलिए। वो लेडी बहुत गुस्सा होते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। बॉडीगार्ड कहने लगते हैं अपना ध्यान रखना। इसके बाद में होरेम का डैड जाओ अपने ऑफिस के अंदर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और सोचने लगता है लाओ को काम भी हो गया, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, थोड़े टाइम में वो मर जाएगा, उसके बाद में इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मैं बन जाऊंगा, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ केवल मेरा होगा। इसके बाद में जाओ एक तस्वीर उठाता है जो कि उसके बेटे की होती है। जाओ होरेन की इस तस्वीर को देख के सोचने लगता है होरेन बहुत ज्यादा काबिल है, बस थोड़ा टाइम और कल्टीवेट करेगा
और अच्छे से ट्रेनिंग करेगा तो मुझसे भी आगे निकल सकता है। बस अब तो उसके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, अब वो कॉलेज में जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद में ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम दोनों साथ में काम करेंगे। तभी जाओ के फोन पे किसी का कॉल आता है। ये होरेम के अंकल मैक्यून का होता है और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका होगा और जिनको नहीं आया मैं उनको बता देता हूँ। इस कॉल के आने से पहले तक जाओ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगा। जाओ फोन उठाता है। मैक्यून फोन पे जाओ को सब कुछ बताता है कि हाउएन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है और ये हालत मिंग ने की है। मिंग एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि एक छोटे से रेंटल हाउस के अंदर रहता है। ये सुनकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जाओ खड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से अजीब सी डार्क एनर्जी निकलने लगती है जिससे उसके सामने पड़ी हुई टेबल कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है। जाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे को एक इतने गरीब आदमी ने, एक उसी की क्लास के स्टूडेंट ने कैसे हरा दिया और उसकी इतनी बुरी हालत कैसे कर दी। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसे उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। इसी समय दूसरी बुरी खबर आती है। एक आदमी भागते हुए उस ऑफिस के अंदर आता है और फिर जाओ से कहता है सीईओ जाओ, मेरे पास में एक बहुत बुरी खबर है। हमारी अंडरग्राउंड ब्लैक लैब उसके बारे में ड्रैगन सिटी लाइन को पता चल गया है। ये सुनकर जाओ और तरमला जाता है। वो किसी चीज उठाकर उस आदमी की तरफ फेंकता है। किस्मत से वो चीज थोड़े पास में एक दीवार में पड़ती है। फिर जाओ उस आदमी से कहता है तुम अभी तक यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाके इसको सेटल करो, किसी भी बड़ी अथॉरिटी के साथ में बात करो और ये सब कुछ रोको। उस ब्लैक लैब के अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ छुपा दो। तभी एक और आदमी वहाँ पर आता है और कहता है सीईओ जाओ, फूड इंस्पेक्शन ब्यूरो और मेडिकल अथॉरिटी के कुछ लोग नीचे आए हुए हैं। इसी समय चौथी खबर लेकर एक लेडी वहाँ पर आती है और कहती है 3 बैंक्स के अंदर हमने लोन की रिक्वेस्ट डाली थी, उन तीनों ने उस रिक्वेस्ट को बेकार कर दिया है। अब हमें किसी और बैंक के अंदर बात करनी होगी। तभी 5वीं खबर आती है। ये कोई डॉक्टर होता है, वो वहाँ पर आता है और कहता है हमारी ब्लैक लैब के अंदर कुछ लोग घुस आए हैं। हमने उनके आने से पहले सारे सामान को छुपा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस सारी चीजों को ढूंढ लिया। वहाँ पर उन्हें काफी सारी इनलीगल चीजें मिली है। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। तभी 6ठी खबर आती है। ये खबर फोन पे आती है, जिसे सुनने के बाद में ये बंदा कहता है ये कॉल नीचे से आ रहा है, नीचे की साइड बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं, उनको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतनी सारी बुरी खबर्स को एक साथ सुनने के बाद में जाओ जैसे पागल हो जाता है, उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। जाओ के पैर लखड़ा जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है ये सब क्या हो गया, एक के साथ में इतनी सारी बुरी खबर आ गई, ये सब किसने किया है, क्या हो गया ये। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग एक बस स्टैंड के ऊपर खड़ा होता है और बस के आगे इंतजार कर रहा होता है। तभी जूफिक्स वहाँ भागते हुए आता है और मिंग से कहता है मिंग रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर जूफिक्स मिंग के पास में आता है और उसे कहता है मिंग सब कुछ कैसा रहा, उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। मिंग कहता है कुछ भी मैटर नहीं हुआ, सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। जूफिक्स कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, किसी भी टाइम जरूरत हो, तुम मेरे को एक बार कॉल कर लेना। मिंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, अब तुम जाओ। ये सुनकर जूफिक्स वहाँ चला जाता है। मिंग वहीं पर बस के इंतजार में खड़ा रहता है। कुछ ही सेकंड में बस वहाँ पर आती है। मिंग उस बस के अंदर बैठ जाता है। मिंग बहुत ज्यादा उदास होता है। मिंग सोचता है आज शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। हाउएन की फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, उसके डैड भी काफी ज्यादा खतरनाक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, न केवल मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ भी। तभी मिंग अपने पास से एक कार्ड निकालता है। ये वो कार्ड होता है जो कि मिंग को अंकल नी ने दिया था जब मिंग ने एक ट्रेड मार्केट के अंदर नी की जान बचाई थी, एक मटेरियल को सही तरह से पहचान के। उस मदद के बदले में नी ने मिंग को एक कार्ड दिया था और साथ में बहुत सारे पैसे भी। मिंग उस कार्ड को देख कहता है लगता है अब टाइम आ गया है मैं अंकल नी से बात करूं, क्योंकि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी एक नॉर्मल से इंसान हूँ, मेरे में कोई भी सुपर पावर नहीं आई है जिसके बिहाफ पर मैं इतने बड़े आदमी से फाइट कर सकूं। इसी समय मिंग को एक इंटरफेस शो होता है जिसके ऊपर लिखा है हाउएन फैमिली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हाउएन फैमिली का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उन्होंने बहुत सारे इनलीगल काम किए थे, उनके सारे ब्लैक धंधे, मेडिकल और उनके ब्लैक मार्केट की इन्फॉर्मेशन सब जगह पर फैल चुकी है। ये देखकर मिंग सोचने लगता है ये सब कैसे हो रहा है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी बड़ी कंपनी के अंदर कोई राज वगैरह तो होते ही है, वो राज किसी न किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से कंपनियां बंद जाती है। लेकिन इसका इंटरफेस मुझे क्यों शो हो रहा है, इसमें मैं किस तरह से इंक्लूड हूँ। इसी समय मिंग को अपने मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मिंग उस मैसेज को चेक करता है। ये मैसेज रिपेल क्वीन का होता है। वो कहती है सब कुछ पूरी तरह सॉर्ट हो चुका है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये पढ़कर मिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है। मिंग सोचता है मुझे याद है मैंने इन्हें लास्ट किसी ग्रेट कॉर्पोरेशन जो कि हाउएन की फैमिली की एक कंपनी है उसके बारे में सर्च करने के लिए कहा था। क्या ये सब कुछ आपस में किसी तरह से रिलेटेड है। ये सोचते हुए मिंग क्वेश्चन मार्क का सिंबल बनाकर मैसेज सेंड कर देता है। रिपेल क्वीन रिप्लाई करती है आपने तो हमसे कहा था ग्रेट कॉर्पोरेशन के बारे में अच्छी तरह सर्च करो, हमने इसके बारे में सर्च किया, तुम्हें पता पड़ा ग्रेट कॉर्पोरेशन हाउएन ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपनी है।
फिर जब हमने हाउएन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च किया तो हमें पता पड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इनलीगल धंधों को चला रही है। हमने एक साथ उन सभी धंधों के ऊपर छापा मारा और उन सभी को खत्म कर दिया। अब हाउएन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये पढ़कर मिंग रिप्लाई करता है, खत्म हो चुकी है किस हद तक, मतलब तुमने क्या क्या किया। रिपेल क्वीन का रिप्लाई आता है, खत्म मतलब खत्म। इस कंपनी के अंदर जो कुछ भी था, इनके एक्सप्लोसिव, मेडिसिन्स, ब्लैक लैब्स, इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन हमने लीक कर दी है और इन सभी को जाम करा दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई जगहों पर लोन लिए थे, लोन कैंसिल करा दिए। ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि इस कंपनी का मालिक अगर पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा, खुद को भी बेच देगा, तो भी इस कर्जे को नहीं चुका पाएगा। मीडिया तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। मीडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़ गई है। इस तरह से हमने हाउएन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से मिटा दिया है। अब इन्हें वापस से कमबैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये पढ़कर मिंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हाउएन आगे मैसेज करती है, ये सब कुछ आपके सपोर्ट से हो रहा है। आपने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरह सर्च करने के लिए कहा, वरना हमें तो कोई पता ही नहीं पड़ता। जब हमने सर्च किया तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। हाउएन ऑर्गेनाइजेशन की एक सिक्योरिटी कंपनी है। ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा इनलीगल काम करती है। ये मॉन्स्टर्स को लेके आती है और उनके ब्लड के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप हमें इसके बारे में नहीं बताते तो इससे आगे चलकर बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता था, कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जहाँ तक मैं आपको समझती हूँ, आपने इस बारे में हमें बताया, ना कि किसी लोग की मदद ली। यानी कि इसका मतलब आपको लोग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम कानून को मानते हैं। हम सारा काम कानून के बिहाफ पे करेंगे। कानून की लिमिट से जाकर हम जितना कर सकते थे हमने उतना कर दिया है। इनकी कंपनी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कंपनी का मालिक भी जेल में जाने वाला है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें लगता है हम कंपनी के मालिक के बेटे को भी अच्छी सजा दिला सकते हैं। कंपनी का मालिक तो अपनी पूरी लाइफ जेल के अंदर रहेगा ही, बेटा भी जेल में जाने की नौबत आ सकती है। हो सकता है ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा कम लग रहा हो, लेकिन हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? अगर आप नहीं हैं तो भी हम इनलीगल तरीके से जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस आप एक इशारा कीजिए। ये पढ़कर मिंग अपना मुंह नोचता है। वो सोचने लगता है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी का मालिक जेल में चला गया, बेटे की भी जान खतरे में है। इससे ज़्यादा तुम एक कंपनी से लोगे क्या? मैं इससे ज़्यादा किसी से क्या बदला लूंगा? और इसके अलावा क्या बचता है? हम किस तरह से किसी को परेशान कर सकते हैं? और ये सब तो मैं चाहता भी नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही एक कंपनी का नाम दे दिया था। मुझे तो पता भी नहीं था ये इस तरह से उस कंपनी की जड़ तक घुस जाएंगे। ये सोचेगा तो मिंग रिप्लाई करता है, बस इतना काफ़ी है और कुछ मत करना। रिपेल क्वीन में रिप्लाई आता है, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत खुशी हुई जानकर कि आप उन्हें इससे ज़्यादा सजा नहीं दिलाना चाहते। इसके बाद में थोड़ी और बात होती है और फिर दोनों तरफ से चैट बंद कर देते हैं। मिंग सोचने लगता है, चलो एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई, अब होरम के डैड कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब काफ़ी तो अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ सी फील हो रही है। इसी समय सीन शिफ्ट होता है, हमें रिपेल क्वीन दिखाते हैं। रिपेल क्वीन बहुत खुश होती है। वो कहती है वो मान गया, उसने कहा है और ज़्यादा सजा दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है ये रिपेल क्वीन फीरोंग है ही नहीं, इसका नाम जैन है। ये वो हीरो है जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। उस एपिसोड में ये एक मेंटिस जैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। पास में ही फीरोंग बैठी हुई है। जैन फीरोंग की तरफ उसका मोबाइल पकड़ाता है। तभी वहाँ पर फीरोंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और जैन के मुंह पर जोर से अपनी लात मारते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। तुमने उस दिन जो मुझे नाराज किया था वो नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस बात को हमेशा याद रखना। फीरोंग अपने ग्रैंडपा से पूछने लगती है, ग्रैंडपा ये सब क्या है? जैन मेरे मोबाइल का यूज़ क्यों कर रहा था? और ये भी कह रहा था इसने किसी कंपनी को बंद करा दिया है। क्या ये सब आपके कहने पर हो रहा है? फीरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ ये सब कुछ मेरे कहने पर ही हो रहा है। तुम्हें मेरा एक दोस्त याद है, उसका नाम निंग चिवू है। फीरोंग कहती है, हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें सब लोग एल्डर निंग कहते हैं। उनकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन फैल गया था जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाया। फीरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ वही, मैं भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके पास में कुछ दिनों पहले एक ओल्ड मैन टिंडर ओल्ड मैन की आईडी से किसी ने मैसेज किया। वो बंदा निंग को एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बता रहा था जिसके बारे में और कोई भी नहीं जानता। जब इस बारे में मुझे पता पड़ा तो मैंने सोचा कि टिंडर ओल्ड मैन के नाम से किसी ने तुम्हें किसके बारे में बताया है। मुझे लगा ये दोनों के दोनों एक ही है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने इस सब के बारे में रिसर्च निकालने की कोशिश की और तुम ये जानकर बहुत ज़्यादा चौंक जाओगी कि मुझे क्या पता पड़ा है। फीरोंग अपने ग्रैंडपा से पूछती है, आपने अच्छी तरह सर्च कर लिया है, अब बताइए ये दोनों आदमी, एक जो एल्डर निंग से बात कर रहा है और दूसरा जो मुझसे बात कर रहा है, ये दोनों एक है या फिर अलग अलग? तभी जिन कहता है, साफ सी बात है अलग अलग है। एल्डर निंग एक हार्वेस्टर है और हम सोल्जर फील्ड से बिलोंग करते हैं। इन दोनों फील्ड्स का आपस में बहुत दूर तक रिलेशन नहीं है।
मुझे नहीं लगता कोई एक इंसान इन दोनों फील्ड के बंदों से बात करना चाहेगा। तभी फिरों के ग्रैंडपा जिन के मुंह पर एक जोर से लात मारते हैं और उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी हो, अपनी बेटी फिरों को देखो, वो कितनी समझदार है, अब तुम देखना। फिर फिरों के ग्रैंडपा फिरों से कहते हैं, तुम्हें उस लड़के ने एक वीडियो भेजा था, उस वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आया? फिरों कहती है, उस वीडियो से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। नंबर 1, उस लड़के ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो कि एक स्कूल की है। इसका मतलब वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, 5th से 9th के बीच में होगा। दूसरा पॉइंट, वो कमरा जिसके अंदर वो बैठा हुआ था वो काफ़ी छोटा था, इसका मतलब वो ज़्यादा अमीर नहीं है। तीसरी चीज़, वो कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था और उस कमरे के स्ट्रक्चर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक रेंटल हाउस था। फिर उनकी इस जॉब को सुनकर फिर का ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाता है। वो जैन की पीठ के ऊपर एक जोर से लत मारता है और उसे कहता है, देखो अपनी बेटी को देखो, वो कितनी ज़्यादा समझदार है। जैन कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मेरी बेटी है, वो बहुत समझदार है। डैड प्लीज़ अब मेरे ऊपर से अपने पैर को उठाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी फिरों के ग्रैंडपा आगे कहने लगता है, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और जितने भी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से मुझे पता पड़ा है उस लड़के का नाम मैंग चाओ है और वो 9th क्लास का एक स्टूडेंट है और वो एक रेंटल फ्लैट में रहता है। तभी जैन कहता है, आपकी इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है। मुझे इस सब में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन से उसका क्या रिलेशन है? उसने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करने के लिए क्यों कहा? जैसे ही जैन ये लाइन कहता है उसके मुंह पर एक और मौका पड़ जाता है। फिर उनके ग्रैंडपा कहते हैं, ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था लेकिन मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है। वो लड़का मिंग जिस स्कूल के अंदर पढ़ता है उसी स्कूल के अंदर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का बेटा भी पढ़ता है और सुनने में आया है उन दोनों के बीच में कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं है और हाल ही में उनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही है। अब तुम्हें समझ में आया? तभी फिरों कहती है, अब मुझे भी समझ में आ रहा है। आपके इस इन्फॉर्मेशन को बताने के बाद में सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ने लगी है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है। क्या कोई स्कूल का स्टूडेंट अपने किसी साथी स्टूडेंट से बदला लेने के लिए उसकी फैमिली की पूरी कंपनी को खत्म करने की कोशिश करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर उनके ग्रैंडपा कहते हैं, उस लड़के ने एक शब्द कहा था, परेशानी। इस शब्द का मतलब अच्छी तरह समझने की कोशिश करो कि उसने इस वर्ड को क्यों यूज़ लिया। जैन कहता है, मुझे पता है, परेशानी का मतलब होता है किस चीज़ से परेशान होना। फिर उनका ग्रैंडफादर कहता है, सच में तुम बिल्कुल बेवकूफ़ ही हो। उस लड़के ने ऐसा किया क्योंकि वो खुद के नाम को आगे लाना नहीं चाहता था। ऐसा हो सकता है उसने तुमसे बात करते वक्त हाउहैन को देखा हो और उसे देखकर ही केवल खुद के नाम को आगे न लाने के लिए उसकी कंपनी का नाम दे दिया हो। और इस केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसका नाम दिया हो, ये पूरी तरह से इत्तेफाक हो कि उसी कंपनी के अंदर इतने सारे इनलीगल काम पकड़ में आ गए। इसके बाद में फिरोंग का ग्रैंडपा साइड में आकर एक सोफे पे बैठ जाता है और फिर फिरोंग से कहता है, फिरोंग अब तुम्हारे पास में एक काम है, तुम्हें उस लड़की मैंग चाओ को अपनी बातों में अच्छी तरह फंसाना होगा और उसके जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी को अपने पास में लेना होगा। इन शॉर्ट तुम्हें उसका दोस्त बनना है। अपने ग्रैंडपा की इस लाइन को सुनकर फिरोंग थोड़ा चौंक जाती है और फिर थोड़ा सोच के कहती है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस लड़के के पास में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी उससे ले सकूं। ये सुनकर फिरोंग ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम बिल्कुल भी अपने डैड की तरह नहीं हो जो कि हर काम बिल्कुल गलत तरह से करता है। ये सुनकर फिरोंग के डैड साइड बैठ कर रोने लगता है और फिरोंग उसे संभालने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मार्केट सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिंग की मॉम को संभाल लेने के लिए आई हुई है। तभी वहाँ पर मिंग की मॉम की कोई पड़ोसन मिलती है। वो मिंग की मॉम को दिखती है और उसे कहती है, हे सुशीन, यहाँ देखो मैंने कुछ सुअर की हड्डियों खरीदा है, क्या तुम भी इन्हें खरीदना चाहोगी? उसे देखकर मिंग की मॉम सोचने लगती है, ये तो हमारी पड़ोसन है, ये बहुत ज़्यादा बात नहीं है। अगर मैं इससे बात करने के लिए बैठ गई तो मेरे को काफ़ी सारा टाइम अपने यहाँ पर वेस्ट करना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम ये जो बातें करती है उसमें मेरी इंसल्ट कर रही होती है, यानी इसके सामने मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी जिसमें मैं केवल खुद का इंसल्ट कर रही होंगी। ये सोचेगा तो मिंग की मॉम उस नेबर से कहती है, नहीं मुझे ये नहीं खरीदनी है। नेबर कहती है, तुम बहाने क्यों लगा रही हो, मुझे पता है तुम्हारे पति की जॉब जा चुकी है और काफ़ी टाइम से उन्हें कोई बोनस नहीं मिला है, तुम ये खरीदोगी कैसे? वैसे शायद तुम्हें भी पता होगा आज एग्ज़ाम का फर्स्ट दिन है, आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है। मेरे बेटे ने मुझे वादा किया है कि वो अपने स्कूल के अंदर 32 प्लेस के ऊपर आ जाएगा। अगर वो इस प्लेस के ऊपर या फिर इसके ऊपर आ जाता है तो बड़ी आसानी से उसका किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। वैसे तुम्हारे बेटे का क्या, उसका क्या चल रहा है? मिंगियों कहती है, उसका भी सेम ही है, उसका भी एग्ज़ाम का आज पहला दिन है। निबर कहती है, मैंने कहीं सुना था तुम्हारे बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कुछ टाइम पहले वो हॉस्पिटल के अंदर था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा काफ़ी ज़्यादा होशियार है। जैसे ही मेरे बेटे का एडमिशन किसी कॉलेज के अंदर हो जाएगा वो वहाँ पर तुम्हारे बेटे के लिए बात करेगा और हो सकता है उसी कॉलेज के अंदर तुम्हारे बेटे का एडमिशन भी हो जाए। मिंकियों कहती है, आपका शुक्रिया, आपका बेटा काफ़ी ज़्यादा होशियार है, कॉन्ग्रेचुलेशन,
मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो ही जाएगा। तभी वो नेबर वहाँ से जाने लगती है और फिर मिंकी मॉम से कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, मेरा बेटा घर आने वाला है, उसके आने से पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है। तभी मिंकी मॉम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। वो उस दुकानदार से कहती है, तुम्हारे पास में सूअर की कितनी हड्डियाँ हैं? वो दुकानदार कहता है, अभी 3 है। मिंकी मॉम कहती है, ठीक है 4